माँ की ममता पेड़ों का दान, माँ की ममता पेड़ों का दान, दोनों करते हैं जन जन का कल्याण। स्वच्छ पर्यावरण पानी और हवा, स्वच्छ पर्यावरण पानी और हवा हैं सभी जीवन जीने की दवा। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूँ आलोक रंजन। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ युवा इसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन पर्यावरण संरक्षण और इसका सतत विकास काफ़ी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके और साथ ही साथ वे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में सांसें ले सकें। इसलिए तो वैश्विक स्तर पे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रावधान किया गया है। इसमें से SDG नंबर 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण और इसके सतत विकास की बातें करता है। इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में ये अनुभव किया कि पर्यावरण का संरक्षण कितना आवश्यक है, साथ ही साथ प्राणदायी रूपी हवा यानी ऑक्सीजन भी आवश्यक है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आइए देखते हैं इनकी काम की एक छोटी सी झलक। गौरव जी, हमें पहले ये बताएं कि आज का जो कार्यक्रम है पर्यावरण का संरक्षण और इसके सतत विकास संबंधित, तो पर्यावरण का संरक्षण और सतत विकास क्यों आवश्यक है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। जिस तरह से अभी तक हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे दैनिक जीवन में मूलभूत आवश्यकता हैं रोटी, कपड़ा और मकान, हम पर्यावरण को इस तरह से ग्रांटेड ले रहे हैं कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से खाना में जब हम लोग सब्जी खाते हैं या खाना खाते हैं तो नमक की हमें अनुभूति नहीं होती है या उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती, ठीक उसी तरह पर्यावरण का क्या महत्वपूर्ण रोल है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ये हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कि आपके घरों में धनों का अंबार पड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन में हमने ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को रोड पे हमने चिल्लाते और बिलखते हुए देखा। कई टीवी चैनलों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी हमने देखा कि धनों का अंबार पड़ा है, घरों में सुख सुविधाएं सभी कुछ है, लेकिन कोरोना एक छोटा सा एक ऐसा पेंडेमिक आता है कि जिससे लाखों की जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया। क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की जान चली गई। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि क्या विडंबना हो सकती है, लेकिन इसका संरक्षण की बात की जाए तो कैसे संरक्षित किया जा सकता है पर्यावरण को? पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आज के समय हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सबसे पहले अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण, कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं कि हम तो वृक्ष को रोपण कर देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, लेकिन करते क्या है, लगा दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे लिए ये एक नई जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका संरक्षण करना। हम अगर किसी जगह पे पेड़ लगा रहे हैं तो हमारी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस पेड़ को लगाने के बाद जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसको संरक्षण करने के लिए हमें अपना अधिकतम प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो पर्यावरण है इसको संरक्षित करना तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ हमारा जो राज्य झारखंड है इसका नाम भी झाड़ झंखाड़ों के नाम पे पड़ा है, तो आप यहाँ की परिस्थिति कैसी देखते हैं? जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत अच्छा आपने बात कही है कि हम लोग झारखंड में हैं। ये नाम ही है इसका था झाड़ और खंड, कि ये झाड़ियों का प्रदेश माना जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हम आंकड़ों के आधार पर देख पाते हैं ये बड़ा भयानक है, क्योंकि हमारा जो वन राज्य रिपोर्ट होता है उसके अनुसार लगभग 33% वन क्षेत्र या पेड़ों का क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि जो झाड़ियों का प्रदेश बोला जाता था वो भी सिर्फ अभी लगभग 29% ही है। इसलिए हमें झारखंड जैसे प्रदेशों में तो कम से कम जो इसकी स्टैंडर्ड मानक तय की गई है उतना या उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी उतना भी नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। हमारे जो युवा साथी हैं
वो पर्यावरण के संरक्षण को समझते हैं, लेकिन पर्यावरण का सतत विकास क्या है वो इसे कैसे समझ सकते हैं? मैं एक तौर पे आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। जिस तरह से आप सुनते भी होंगे कि हर लोग चाहते हैं कि भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे हमारे जो महान क्रांतिकारी थे कि हर घर में पैदा हों, लेकिन अपने घरों में नहीं। तो ठीक उसी तरह सभी लोग चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो, पेड़ पौधा लगे, लेकिन हमारे घरों में नहीं, दूसरे के घरों में या दूसरे को लोग लगाएं और हम उसका आनंद ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण संरक्षण मतलब जिसको है उसको बचाना, और सतत विकास यानी कि पर्यावरण का ऐसा प्रयोग करें हम कि वो आने वाले पीढ़ियों के लिए बच सके, उनका भी भविष्य सुनहरा हो सके। एक और बात आती है कि जो पर्यावरण संरक्षण है, इसका जो दायित्व है संरक्षण करने का वो सामाजिक है, तो ये सामाजिक से ज़्यादा व्यक्तिगत होना चाहिए। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? जी, ये हमारी धारणा बन गई है कि अगर कोई पेड़ लगा रहा है या पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है तो उसको हम लोग एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है या सामाजिक कार्य कर रहा है। लेकिन मैं युवा साथी को बताना चाहूँगा, ये पूरे देश में जो भी आपके टीवी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, कि कोई भी चीज़ जो समाज के लिए होता है, हम लोग भी समाज में ही हैं, हम लोग भी समाज के अंतर्गत ही। अगर समाज कल्याण के लिए कुछ भी काम हो रहा है तो हमारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो बोला जाता है कि ये समाज कल्याण के लिए होता है। समाज कल्याण के लिए हो रहा है तो हम भी समाज के लिए ही हैं, इसलिए कोई भी समाज का कार्य हो रहा है तो हमारे लिए निजी रूप से वो फायदेमंद है। इसलिए कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा है तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ समाज क्या, समाज कोई अलग नहीं है, हमसे समाज है और हम समाज से हैं। बिल्कुल, आपने पौधारोपण की बात किया, वृक्षारोपण की बात की, तो ये वृक्षारोपण यानी पौधारोपण का सही तरीका क्या है अपने घरों में लगाने का, या फिर सार्वजनिक जगह है जहाँ पौधारोपण किया जा सकता है, तो सही तरीका क्या रहेगा ताकि वो वृक्ष बन सके? बिल्कुल, तरीका तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि बरसात जैसे ही शुरू होता है उस समय अगर हम पौधा का रोपण करते हैं अपने घरों में या सार्वजनिक स्थानों पे या पहाड़ों के आसपास, तो वहाँ पर हम कुछ दिन पहले गड्ढा कर लें, कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, और ताकि उसमें जो भी खाद वगैरह है डाल के उसको लगाने के बाद, ताकि वो पौधा को अगर हम कम भी पानी का इस्तेमाल करें ताकि हमारा पौधा वो बड़ा हो सके और जीवित रह सके। गौरव जी, आप नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो नेहरू युवा केंद्र पर्यावरण संरक्षण के लिए, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है? नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है, ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। ये संस्था, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये जो संस्था है युवा के लिए ही है। ये युवा को प्रोत्साहित करती है, जैसे सभी जगहों पे, गांव में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं सभी जगहों पर युवाओं को इनका कार्य सुनिश्चित करती है। कि जैसे मिशन लाइफ जो था, मिशन लाइफ के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र में काफ़ी अच्छा प्रयास किया, जिसके तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाए गए, उसका संरक्षण करने की बात की गई। और सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में सिर्फ पेड़ पौधा से ज़्यादा जरूरी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं कि सेव वाटर, जल का संरक्षण कैसे करें, ये भी हमारा कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। कि हम लोग नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से भी मिशन लाइफ में जो कार्यक्रम किया था, हमने समझाने का प्रयास किया कि जैसे अपने दैनिक जीवन में आप ऐसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं कि जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके। जैसे सुबह उठते के साथ हम लोग जब ब्रश करते हैं, तो जब नल खोलते हैं बेसिन का, तो मुंह में ब्रश कर रहे हों और नल खुला रहता है, जिससे जलों का काफ़ी अत्यधिक बर्बादी होता है। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही हम लोग जल का प्रयोग करें। उसी तरह जब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, तो घर में 4 लोग हैं, अलग अलग गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं, जिससे ईंधन का काफ़ी बर्बादी होता है और कहीं ना कहीं वो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। इस तरह से हमने नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर कई गाँवों में, कई स्थानों पर जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। हाँ, आपने तो डेली रूटीन के बारे में मैं सोच रहा था पूछूं, लेकिन आपने काफ़ी बखूबी रूप से इसे बताया है। तो आपकी जर्नी कैसी रही है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर? पर्यावरण से जर्नी हमारी, जब हम जैसे आज के यूथ लोग नहीं समझ पा रहे, उसी तरह कोरोना काल से पहले मैं भी पर्यावरण को जानता था, बस सुनता था, बस देखता था, अच्छा लगता था। लेकिन जो कोरोना काल आया, जब उसमें देखा हमने कि ऑक्सीजन की क्या कमी है और उससे क्या दुर्दशा होती है, कि आप एक सफल व्यक्ति तो हैं, आपके पास आर्थिक मजबूती भी है, लेकिन अगर आपका जीवन ही नहीं रहा तो आप सफल और धन रख के आप क्या करेंगे। अगर जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से हमने देखा कि 4 लोग सिलेंडर लेके चल रहे हैं, या कई फ़ोन हमारे पास भी आया कि ऑक्सीजन की कमी है, तो आखिर उसको क्यों वहाँ ऐसे स्थिति क्यों हुई आई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि हम लोग विकास के एक तरफ तो विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण का क्षरण कर रहे हैं।
अच्छा, हम लोग अपने जीवन शैली में और खान पान के जो तरीके हैं उसमें भी कुछ बदलाव करके भी क्या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं? जी बिल्कुल। आज हमारी जो शौक है वो थोड़ा अलग हो गई है। हम लोग जो सीजनल फूड होते हैं, जो समय के हिसाब से आता है, सब्जियां, उनको छोड़कर हम लोग जो आपके जैसे जो मटर होता है, आपने देखा होगा फ्रीज में उसको फ्रीजिंग करके उसको रखने का शौक पाल के रखे हैं, या ऐसे चीज़ों का शौक रखते हैं कि जो सीजन में नहीं हो। तो उससे होता क्या है कि अधिक से अधिक फ्रीज जलता है, जिससे अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जो कि कहीं ना कहीं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक। कोल्ड स्टोर का भी आपने नाम सुना होगा कि आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अनायास हम लोग शौक के चलते पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं। वैसे भी जो फ्रिज है या फिर जो शीतलक का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसमें एक गैस निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे भी काफ़ी भारी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करता है और ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा देता है। एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि जो युवा बाहर पढ़ने के उद्देश्य से या फिर अन्य उद्देश्य से रहते हैं बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो वे ये कहते हैं कि हम यहाँ पे कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं? देखिए, हर चीज़ के लिए एक आपकी सोच होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी सोच पर डिपेंड करती है। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बताऊँ, मैं बोकारो से रांची पढ़ने के लिए आया था। मैं पढ़ाई चल रही है, जारी भी है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आने के बाद ऐसा कहीं भी आपकी बाध्यता नहीं है कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते। आप अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं तो कोई भी अगर सामाजिक संगठन है या कोई सरकारी संगठन है, आप उनके साथ मिल के कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ मिल के नहीं भी कर सकते हैं तो आज सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर रही है। आप खुद से 2-4 पेड़, 10 पेड़, 5 पेड़ आप लेके ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर लगा सकते हैं जिसमें आपको कहीं भी दिल्ली, पटना, मुंबई कहीं भी रहें, आपके लिए कहीं भी इसके लिए रोक नहीं होगी। सभी लोग आपको कोऑपरेट ही करेंगे। आप जो ये सब कार्यक्रम मतलब करते हैं, तो इन चीज़ों में करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए क्या क्या कठिनाई आई थी और उनको कैसे सॉल्व किया था आपने? जी, ये आलोक जी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। जब हम शुरू के दिनों में इस तरह का कार्य करते थे तो बहुत सारे लोग, एक तरह से क्या बोला जाए कि लोग अलग दृष्टि से देखते थे कि पता नहीं से क्या हो गया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, अपना पढ़ाई करना चाहिए, करियर करना चाहिए, तो वैसे समय में ये कर रहा है। तो कुछ दिनों तो लगा कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक अपना जुनून था कि पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ करना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है। क्योंकि अगर हम सफल हो जाते हैं, हमारे पास आर्थिक मजबूती भी आ जाती है, धन भी आ जाता है, लेकिन हमारा जीवन ही अंधकार है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा तो उन चीज़ों का करेंगे क्या? तो जो लोग हमें बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो, अभी वर्तमान समय में वही लोग हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और पर्यावरण संरक्षण में वो लोग भी साथ लगे हुए हैं। आपने तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन हम इसे युवाओं के बीच और समाज के बीच कैसे इस जागरूकता को फैला सकते हैं? पर्यावरण संरक्षण आज वर्तमान स्थिति में, चाहे आप G20 देखिए, चाहे आप किसी भी तरह की बैठक देखिए जो भी बड़े स्तरों पे हो रही है, पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और चैलेंजेस भी है। तो अगर हम युवा पीढ़ी अगर इस जिम्मेवारी को ना लें तो पर्यावरण संरक्षण करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें लगता है हम छोटे, हम क्या कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें लगता है कि अब हमारा समय लग गया, अब हम आराम करें या कुछ करें। लेकिन युवा पीढ़ी ऐसा है कि वो हर कुछ कर सकता है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा समय अगर आप देते हैं तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और एक बार आप करके देखेंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही बता रहा हूँ कि एक बार आप इस क्षेत्र में आएंगे आपको काफ़ी सुखद अनुभव होगा। आपने G20 का जिक्र किया, तो इसमें एक Y20 भी है जी, मतलब यूथ 20। तो ये जो है इसमें पर्यावरण संबंधित मुद्दों का क्या डिस्कस किया गया है और इससे संबंधित कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल। G20 और Y20 की जो बैठक हुई थी उसमें क्लाइमेट चेंज को विशेष रूप से फोकस किया गया था, और साथ साथ इसमें जो बहुत सारी चीज़ें की जो बात आती हैं कि पर्यावरण संरक्षण में एक फंडिंग का मामला आता है। तो विकासशील देशों के लिए फंडिंग की नई व्यवस्था की गई है ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारा अधिक से अधिक हो सके। झारखंड के युवाओं की बात करें तो वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, यहाँ फिर भी वनों की अधिकता है, तो यहाँ के युवा फिर भी पर्यावरण संरक्षण में पीछे कैसे हैं? एक चीज़ कहावत कहा जाता है ना कि जब हमारे पास कुछ चीज़ होती हैं तो हमें उसकी महत्ता समझ में नहीं आती है, या इसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पाने से पहले और खोने के बाद उसकी गुणवत्ता समझ में आती है। तो हमारा जो झाड़ियों का प्रदेश था, तो हमारे पास इतना अधिक पर्यावरण था, इतना अधिक हमारा पर्यावरण से सशक्त थे हम लोग
पेड़ पौधों से इतना अंबार पड़ा था, तो इसलिए हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तब हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें और उसके साथ साथ संरक्षण करें। और अगर कहीं इस तरह से लोग अनायास पेड़ काट रहे हैं या संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आला अधिकारियों को सूचित करें ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षण है। क्योंकि एक बार जिस तरह कहावत है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो जो हमारा सिर्फ बोलते रह जाएंगे कि हमारा झाड़ियों का प्रदेश है, झाड़ियों का प्रदेश है, पता चलेगा यहाँ पर सिर्फ राख बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन युवाओं में किस प्रकार की मानसिकता है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो है क्या? कहीं ना कहीं युवाओं की जो मानसिकता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ, जैसा हमने पहले भी बताया, कि उन्हें सिर्फ लगता है कि हम अपने करियर को कैसे अधिक से अधिक कर लें, अधिक से अधिक डिग्रियां कैसे जमा कर लें, अधिक से अधिक पैसा कैसे जमा कर लें, अधिक से अधिक अपना नेम और फेम कैसे बना लें। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पर्यावरण का संरक्षण। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास पैसा बहुत है, आप एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने भी जा रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास कोरोना जैसी फिर से कभी कुछ ऐसी महामारी आती है या बीमारी आती है, तो वैसी स्थिति में जब आपके पास पर्यावरण नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो आप ऐसे सफल होकर करेंगे क्या जहां आपका जीवन ही नहीं है। इनसे संबंधित परिवारों की क्या भूमिका है युवाओं को साक्षर करने में, और साथ ही साथ आपका परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है? जी, ये अच्छा सवाल है कि परिवार हर परिवार के माता पिता और अभिभावक चाहते हैं कि उनके बेटा पुत्र पुत्रियां की सफल व्यक्ति बने। लेकिन हम युवा, जैसे हमारे जैसे घरों के बाद आपने पूछा कि हमारा कैसा सपोर्ट है, शुरू में उन्हें भी लगता था कि ये क्या कर रहा है, इन्हें पढ़ने लिखने के समय में ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये युवा की जिम्मेवारी है कि वो अपने घर वालों को बताएं कि ये पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वो अपने कार्यों में लगे हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन उन्हें एक आप अपने तरीके से अगर समझाएंगे कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों है, तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसी तरह बाकी युवा जो हैं, अगर वो अपने अभिभावक को समझाते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों है, तो निश्चित रूप से वो उनका सहायता करेंगे। स्कूली बच्चों और स्कूल से संबंधित जो पर्यावरणीय मुद्दों हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं, ताकि हमारा जो भविष्य है, जो वो अगले भविष्य हो हैं, तो उसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है? जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने स्कूल, कॉलेजेस हो, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर हमने वृक्षा वितरण का कार्य किया। तो हमने सबसे पहले प्राथमिकता दिया स्कूलों को इसलिए दिया क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन बच्चों को हमने पौधा दिया और साथ ही साथ उन्हें एक शपथ दिलाया कि आपको जो पौधा दिया गया है, हम सामूहिक रूप से शपथ दिलाते थे। उससे होता क्या था कि बच्चे शपथ लेने के बाद उनके जो बैक ऑफ माइंड में एक आ जाता था कि हमने लगाव हो जाता था, शपथ लिया है, तो अब इस पेड़ को हमें बड़ा करना है। तो अगर बच्चे से अगर आप किसी चीज़ को अगर मान लेते हैं कि पर्यावरण आवश्यक क्यों, क्योंकि हम अगर किसी को भी पौधा जो वितरण करते थे, सिर्फ पौधा वितरण करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते थे, पहले उनके बारे में सारी चीज़ें बताते थे कि पर्यावरण क्यों आवश्यक है, पौधा लगाना आवश्यक क्यों है, इसका संरक्षण कैसे करना है। उसके बाद सामूहिक रूप से हम लोग शपथ दिलाते थे कि आप जो पौधा ले रहे हैं इसे बड़ा करने में आप अपना अधिकतम प्रयास करेंगे और इसे अपने पूर्वजों के नाम पर लगाएंगे, ताकि आपका एक सेंटिमेंट उससे जुड़ जाए। और जब हम लोग भारतीय हैं, हमारी सोच है, हम लोग सेंटिमेंट की ओर ज़्यादा झुकाव रखता है कि अगर किसी चीज़ से हमारा लगाव हो जाता है तो फिर हम लोग निश्चित रूप से उसको अपना अधिकतम प्रयास देते हैं। आपने अपना ग्रुप कैसे बनाया? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब शुरू में हमने जब वृक्षों का वितरण किया या इस तरह का सेमिनार किया, बहुत लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, अपना करियर के इस जगह पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो लोगों ने एक बार देखा, 2 बार हमने सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया कि कुछ जो हमने कार्यक्रम किया उसके फोटोग्राफ्स थे हमारे पास, हमने सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट किया। तो सोशल मीडिया से देखने के बाद जो शुरू में हमने जैसे बताया कि लोग बोलते थे कि अपना करियर की जगह पे, तो कुछ लोग ऐसा बोलते थे लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं था कि ये काम अच्छा है, भले लोग बोल देते थे। तो उसी को देखते देखते लोग हमसे जुड़ाव किए कि आप अच्छा काम करें, हमें भी आप अपने साथ रखें। तो हमारे साथ इस जर्नी में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। कि हम अगर आपकी इजाज़त हो मैं उनका कुछ नाम लेना चाहूँगा कि जैसे रांची नगर निगम, बिल्कुल, रांची नगर निगम के कुछ अधिकारी हैं, डॉक्टर ज्योति सिंह सर, सौरभ कैसरी जी, इस तरह के जो अधिकारी थे, ये वृक्षा वितरण में हमारा भरपूर सहयोग किया। और नेहरू युवा केंद्र से वहाँ की जो स्टेट डायरेक्टर हैं श्रीमती हनीशी नाम है, डिप्टी डायरेक्टर हैं SP सिंह सर,
इन अधिकारियों का विशेष रूप से सहयोग मिला, जिसके कारण हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकतम प्रयास करके युवाओं तक पहुंचने का कार्य किया। और कोई अन्य इनोवेटिव तरीका जो आपने अपनाया? इनोवेटिव तरीका है कि जैसे हमने देखा कि जो मास स्कूल में मिलता था हमें एक साथ, और कई बार हमने प्रतियोगिता कराया। ये काम सिर्फ मैं आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। इनोवेटिव तरीका के रूप में हमने ये किया कि जैसे हम पौधों का वितरण जब करते थे तो हम उन्हें ये बोलते थे कि आप घर जाने के बाद पेड़ लगाने का फ़ोटो क्लिक करके आप अपने क्लास टीचर को या हेडमास्टर को आप भेज दें, और 1 साल के बाद पुनः हम लोग प्रयास करते हैं कि हर विद्यालयों में हर साल जाएं और फिर उनसे पूछते हैं कि आपका पेड़ कितना बड़ा हुआ। तो जब वो फ़ोटो दिखाते हैं दोबारा तो हम लोग उसको पुरस्कार भी देते हैं। जो भी हमारे सक्षम होते हैं उतना उसको पुरस्कार देते हैं, ताकि लोगों में एक नया जाता है कि आखिर ऐसा करने से हमें पुरस्कार भी मिल सकता है। काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है आपका। अच्छा, एक और बात आती है कि पर्यावरण का संरक्षण तो आवश्यक है ही, लेकिन एक आर्थिक पहलू भी होता है। यानी कि करियर की बात करें तो पर्यावरण में करियर कैसे बनाया जा सकता है? जैसे आप पर्यावरण की बात करें कि पर्यावरण में करियर कैसे बनाया जा सकता है, तो आप एज अ पर्यावरण एक्सपर्ट बन सकते हैं, पर्यावरण काउंसलर बन सकते हैं। इसके तहत सरकार भी आपको प्रोत्साहित करेगी, और सभी सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ भी इस तरह की आवश्यकता होती है तो आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा और निश्चित रूप से आपको करियर के रूप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, वैसे भी एकेडमिक स्तर पे भी पर्यावरण एक विषय भी है, आप उसे लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी हाल के दिनों में बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली में देखा जाए तो ये आपका जो वायु प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है कि जैसे दिल्ली में जैसे आपने पर्यावरण का बात किया कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, प्रदूषण ज़्यादा है। क्यों है? हम झारखंड भी जैसे हमने बताया कि ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम झाड़ियों का प्रदेश है। दिल्ली में ये स्थिति आज नहीं हुई, अचानक से कोई विस्फोट नहीं हुआ। उन लोगों ने ग्रांटेड लिया, अपने सफल होने और अपने करियर को के चक्कर में पर्यावरण को छोड़ते गए। इसमें एक बात आती है पराली जलाने की भी। जी, तो पर्यावरण को छोड़ते गए, तो और कहीं ना कहीं विकास के चक्कर में बड़े बड़े भवनों का और कारखानों का निर्माण करते गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप फैक्ट्रियों का निर्माण ना करें, अगर वो ना करें तो विकास रुक जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जितने आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, जितने उससे कार्बन डाइऑक्साइड या विषैली गैस निकल रही है, तो आपको निश्चित रूप से उससे पहले ये चिंता करनी होगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उसके विपरीत हम क्या करें कि जितना उससे हमारी विषैली गैस निकलेगी उसका प्रबंध कैसे हो। नहीं तो आज ऐसी स्थिति है कि दिल्ली में हमने देखा कि ऑड और इवन लगाया गया गाड़ियों का, इतनी ज़्यादा प्रदूषण हो गई थी कि या सुबह में मॉर्निंग वॉक को बंद कर दिया गया, जो कि मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी मना कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के लिए, क्योंकि हम लोग पर्यावरण के लिए सजग नहीं रहे। तो जिस तरह दिल्ली की स्थिति है कहीं झारखंड में ना हो जाए या अन्य राज्यों में ना हो, तो इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है, या जो आपके चैनलों से देख पा रहे हैं उन्हें मैं विनती पूर्वक करना चाहूँगा कि दिल्ली जिस तरह से विकसित राज्य में गिनती आती है भारत के लिए, तो बाकी राज्य विकसित हो जाए, लेकिन वहाँ पे अगर आप मॉर्निंग वॉक ही नहीं कर पाएँ, व्यायाम ही नहीं कर पाएँ, सुबह सुबह उठकर वहाँ पे प्रकृति का आनंद ही नहीं ले पाएँ, तो ऐसा जीवन जीकर क्या फ़ायदा। झारखंड हमारा जो राज्य है, इसमें इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाना जरूरी है? इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण है कि पौधों का रोपण और पौधों का संरक्षण, कि अगर आप कहीं पौधा लगाते हैं तो उसका संरक्षण करें। संरक्षण कैसे करें कि हमने लगा दिया, पता चला कि गाय या बकरी उसे खा गई, तो ऐसा पौधा लगाने का कोई मतलब नहीं, बल्कि आप एक कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए नुकसान का कार्य करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो किसी न किसी नर्सरी से आप लेके आ रहे हैं, तो आप लगाने के वजह जो एक जीवित था उसको आपने मराने का काम किया। इसलिए अधिकतम प्रयास होना चाहिए कि आप किसी भी पेड़ को लगा रहे हैं तो उसको एक घेराबंदी करके उसको बंद करें, कम से कम 5 से 6 फीट का जब पौधा हो जाए, पेड़ बन जाए वो, उसके बाद भले उसको घेराबंदी से बाहर भी आता है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। चूँकि हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उसका संरक्षण करें, और कहीं भी आपकी इससे पढ़ाई और करियर बाधित नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। आप घूमने भी जाते हैं, आप मूवी भी से देखते हैं, तो ये नहीं कहा जाता है कि आप हमेशा इसे करते रहें, लेकिन जितना भी समय मिले पौधारोपण करने के लिए और संरक्षण करने के लिए बहुत समयों की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर
बिल्कुल रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के कार्यक्रम को इतना मतलब बहुत अच्छे तरीके से डील करने के लिए और सारगर्भित बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि सतत विकास और पर्यावरणीय संबंधित जो मुद्दे हैं इसे आप देखें, परखें और जानें। साथ ही साथ हम सभी को अपने मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यानी ये नहीं कि हाँ पौधारोपण है तो ये खुद करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक करके ही, एक एक बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है, पूरा समुद्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार हम सभी को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से पौधों का रोपण आवश्यक है और मानसिकता में बदलाव लाना भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सतत विकास जरूरी है, पर्यावरणीय संबंधित जो संरक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हम सबों को ये भी चाहिए कि अपने व्यक्तिगत स्तर पे आसपास साफ सफाई और साथ ही साथ जो छोटे पौधे हैं उनको देखभाल करें। सार्वजनिक जगह जो खाली है वहाँ भी पौधारोपण किया जा सकता है। तो आज के कार्यक्रम से बहुत सारे पर्यावरणीय संबंधित मुद्दों को जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इन्हीं आशाओं के साथ दीजिए इजाज़त, यानी मुझे आलोक रंजन और दूरदर्शन की पूरी टीम को, और देखते रहिए दूरदर्शन झारखंड। नमस्कार, जोहार।